काम किया और इसके अलावा एक और इन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें 3 व्यक्तित्व शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष, ये होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पसंद के आदमी को लगाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को उससे बाहर कर दिया और केंद्रीय मंत्री को उसमें लगा दिया। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की विगत की 10 वर्ष की मोदी सरकार ने जितना इस लोकतंत्र का चीरहरण वो कर सकते थे, इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि इनकी लोकतंत्र के प्रति, जनतंत्र के प्रति किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और लोकतंत्र। ठीक है, बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से पीछे, लगातार पीछे बने हुए हैं। नई दिल्ली से बीजेपी के परवेश वर्मा 225 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार पीछे बने हुए हैं नई दिल्ली सीट से, ये वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की परवेश वर्मा जो है 225 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट ये आपको हम बता रहे हैं। नई दिल्ली सीट जिसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विश्वास जो है वो आम आदमी पार्टी को था, लेकिन जिस तरह से अभी लगातार ये बताया जा रहा है कि इस सीट से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पीछे बने हुए हैं, वाकई ये अपने आप में थोड़ी टेंशन बढ़ाने वाली बात जरूर है। और सीधे सुखबीर जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पीछे लगातार इस सीट से बने हुए हैं, उस पर भी थोड़ा सा मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए सृष्टि, जिस प्रकार से जो आंकड़ा आपने बताया, जब अभी मुझे लगता है कि शायद आधी गणना अभी बकाया है, तो उसमें जो आंकड़ा आपने बताया 200 कुछ का, उसका कोई मायना नहीं है और अभी इस पे टिप्पणी उचित नहीं है, क्योंकि अगर ये आंकड़ा ज्यादा होता 1000 से संदीप दीक्षित भी आगे आ सकते। चले, बड़ी खबर इस वक्त की एक और आ गई है। ओखला में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान 4000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। ओखला में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, 4000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं अमानतुल्लाह खान। ओखला में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान जो कि आगे चल रहे हैं। सुखबीर जी अपनी बात पूरी कीजिए। और मेरा सवाल यह भी था कि अरविंद केजरीवाल भले ही पीछे हो, लेकिन आगे परवेश सिंह वर्मा बताए जा रहे हैं। संदीप दीक्षित का है। देखिए, संदीप दीक्षित जी ने चुनाव लड़ा, खूब मजबूती के साथ चुनाव लड़ा उन्होंने, और अपनी बात निरंतर जो नई दिल्ली विधानसभा है उसमें मतदाताओं को कही। और जिस प्रकार से आपने देखा, हमने देखा और इस पूरे देश ने देखा, जिस तरह से चुनावी लोकतंत्र का मजाक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिस प्रकार से इनके नेताओं के घरों में जो कभी 3, 4, 5 तक वोट होते थे, किस प्रकार से इन्होंने वोट बनवाने का वहां पे काम किया, इस तरह की अनैतिकता का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। निश्चित तौर पे पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी विगत की अनैतिकताओं के विषय में जरूर चिंतन करना चाहिए। ठीक है सुखबीर जी। सुमित हिंदुस्तानी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और देखिए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आप हालांकि अभी मुझे पता है यही जवाब देंगे कि भले ही हॉट सीट है लेकिन अभी रुझान आने बाकी है, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त का एक और सामने आया है। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज पीछे। सौरभ भारद्वाज 4000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। कालकाजी सीट से आतिशी 1600 वोटों से पीछे चल रही है, लेकिन पटपड़गंज से अवध ओझा बताए जा रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो ग्रेटर कैलाश से भी आम आदमी पार्टी पीछे, सौरभ भारद्वाज पीछे। तो सभी, ऑलमोस्ट सभी ये हॉट सीट, और इस पर कहीं ना कहीं पलड़ा जो है आम आदमी पार्टी का भारी माना जा रहा था, लेकिन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स पीछे चल रहे हैं। वाकई में ये थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस पर कहीं ना कहीं ये सीटें जो है वो सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। ग्रेटर कैलाश से भी हम आपको बता रहे हैं जहां सौरभ भारद्वाज पीछे हैं, तो वहीं
इसके अलावा आतिशी भी अपनी सीट से, कालका जी सीट से पीछे बताई जा रही हैं और 1600 वोटों से पीछे जो है आतिशी बताई जा रही हैं। इसके अलावा पटपड़गंज सीट का अगर हम जिक्र करें तो यहां से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को, जो कि मशहूर कहा जा सकता है, एक शिक्षक भी हैं अवध ओझा, उनको उतारा था। बीजेपी ने यहां से रविंद्र सिंह नेगी को उतारा था। कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेता अनिल चौधरी हैं, लेकिन पटपड़गंज सीट से भी अवध ओझा जो है वो यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो पीछे चल रही है। सुमित हिंदुस्तानी जी, अब तो कुछ कह दीजिए। मुझे पता है आप फिर कहेंगे कि ये तो शुरुआती तो नहीं, लेकिन ये तो रुझान है, आप फिर से कहेंगे। लेकिन सभी हॉट सीटें जो कि बड़े और स्ट्रांग कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, सौरभ भारद्वाज का 4000 वोटों से पीछे रहना, इधर कालका जी से 1600 वोटों से पीछे रहना आतिशी का, आप अभी भी नहीं मानेंगे कि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है? सुमित हिंदुस्तानी जी, चलिए चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हॉट सीटों को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी के लिए जो हॉट सीट मानी जा रही थी कि स्ट्रांग माना जा रहा था, आम आदमी पार्टी यहां से टक्कर देगी और आम आदमी पार्टी के पाले में जो सीटें जा सकती हैं स्ट्रांगली जिन्हें माना जा रहा था, उसमें भी आम आदमी पार्टी पीछे है। चलिए अब आपको कुछ रिएक्शन भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से सुना देते हैं, और जिस तरह से रुझान में लगातार बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हुई है, क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुत आगे है, 40 प्लस सीटों पे अपना रुझान में बढ़त है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा उधर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी जो रुझान दिख रहे हैं, हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम रुझानों से अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और यह संकेत जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिसके अंदर विकास की ललक है, उसने मोदी जी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है। और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं, और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है, वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है, इसका आभास करवा दिया है। और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। विकास की ललक है गरीब जनता के अंदर, उन्होंने कहा। और ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी का जो जादू है, जो मैजिक है, वो किस तरह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चला है। स्टार प्रचारक की भूमिका नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में निभाई, और जो हरियाणा से सटी सीटें हैं खासतौर पर, उन पर तो अच्छी खासी बढ़त जो है दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। सुल्तानपुर माजरा, जंगपुरा, हम सीटों का जिक्र कर रहे हैं, विधानसभा सीटों की। तिमारपुर, सदर बाजार, शकूर बस्ती, नरेला, पटेल नगर, रिठाला, ग्रेटर कैलाश मोती नगर, शालीमार बाग, राजेंद्र नगर, ये वो सीटें, सुल्तानपुर माजरा, ये वो सीटें हैं जो जंगपुरा, नजफगढ़, बुराड़ी, चांदनी चौक, मुंडका, तिलक नगर, नांगलोई जाट, वजीरपुर, सीलमपुर, जहां पर बीजेपी ने क्या कहते कहा जा सकता है कि बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही नायब सिंह सैनी का जो मैजिक है वो चला है। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया है, उसका जो मैजिक है वो यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मुंडका, तिलक नगर, नांगलोई जाट, ये वो सीटें
खासतौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि हरियाणा से सटी जो सीटें हैं 20 से 22 बल्कि अब तो उससे ज्यादा ही हरियाणा से सटी सीटों पर बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त जो मिल रही है, उसका एक असर जो है हरियाणा में हमने देखा। विधानसभा चुनाव हुए, सीएम नायब सिंह सैनी के ही चेहरे पर यह विधानसभा चुनाव हुए थे और एक कहा जा सकता है बंपर जीत हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हासिल की थी, जिसकी कहीं ना कहीं उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और सीएम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर यह चुनाव जो है वो लड़ा गया था और फिर दिल्ली में भी स्टार प्रचार के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आगे रखा गया। उन्होंने जमकर यहां पर चुनाव प्रचार किया और उसी का असर भी माना जा रहा है कि खासतौर पर जो हरियाणा से सटी दिल्ली की सीटें हैं उन पर एक बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। लगातार अपराजिता भी नजर बनाए हुए हैं, जो रुझान एक एक करके सामने आ रहे हैं। अपराजिता, जश्न का माहौल भी हम देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख रहे हैं और रुझान लगातार बीजेपी को ही बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम जिक्र यह भी कर रहे हैं कि वो सीटें जो हरियाणा से सटी हुई दिल्ली की सीटें हैं उन पर जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के जो चेहरे का मैजिक है, जो उनके चुनाव प्रचार का जो मैजिक है, वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 32 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी हरियाणा को दी गई थी, कैबिनेट मंत्री खुद हरियाणा में जिस तरीके से एक प्रचार करते हुए नजर आए हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरीके से लगातार दिल्ली दौरे पर रहे थे, चुनावी कैंपेनिंग करते हुए नजर आए थे, अपील करते हुए दिल्ली की जनता से नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी कमल के बटन को दबाए और कहीं ना कहीं उसका मैजिक यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लाजमी भी हो जाता है, तीन तरफ से हरियाणा है और जिस तरीके से बेहतरीन काम यानी 100 दिन का जो ब्यौरा है वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा यहाँ पर दिया गया, हरियाणा में जो वचन लिया गया था वो पूरा भी किया गया। तो इसका एक बहुत सकारात्मक असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पे जो विचार किया गया था, यानी जो आला कमान ने सोचा था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों की जो प्रभाव रहेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव पे, वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है और एक बहुत सकारात्मक असर रुझानों में जिस तरीके से देखने को भी मिल रहा है। लगातार बीजेपी की बढ़त भी हो रही है और खासतौर पर उन सीटों की बात करते हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनावी मैदान में कैंपेनिंग करते हुए उतरे थे और साथ ही इन सीटों की भी बात करते हैं जिसके प्रभारी भी हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों को बनाया गया था। उन सीटों पर भी कहीं ना कहीं रुझान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ढोल नगाड़े भी कहीं ना कहीं लाजमी भी हो जाते हैं जिस तरीके से बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से डबल पर नजर आ रही है, यानी जहां पर आम आदमी पार्टी है उससे डबल आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का नजर आया, तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत कहीं ना कहीं दिल्ली में रहने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से 27 सालों से महरूम है दिल्ली की सियासत से भारतीय जनता पार्टी और वहीं जिस तरीके से अब सरकार अगर बनाती है बीजेपी तो प्रचंड जीत माना जाएगा। क्योंकि केवल मार्जिन से थोड़ा ऊपर नहीं बल्कि काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस जिस तरीके से अभी तक बीजेपी का रहा है। हालांकि अभी भी समय है, यानी 12:30 या 12 के आसपास जो परिस्थिति है वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि अभी के रुझानों में जो टॉप लीडर्स की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से परवेश वर्मा की बात करते हैं तो वो आगे नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत जो सबसे ज्यादा हॉट सीट्स है आम आदमी पार्टी के लिए खास तौर पे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर दे दे तो हॉट सीट पर अभी क्या बनी हुई है स्थिति? बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अगर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से कालका जी की बात करते हैं तो रमेश बिधूरी लगातार आगे नजर आ रहे हैं। वहीं संदीप दीक्षित की अगर बात करते हैं, हालांकि संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल दोनों लगातार पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं सत्येंद्र जैन की बात करते हैं, हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले वो भी आगे चल रहे थे मगर वापस से वो पीछे हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज की बात करते हैं, वो भी पीछे नजर आ रहे हैं रुझानों में। इसके अलावा सोमनाथ भारती वो भी पीछे हैं, यानी कुछ टॉप लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार पीछे नजर आ रहे हैं। उसके अलावा तरविंदर सिंह मारवा की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जंगपुरा यानी मनीष सिसोदिया पीछे नजर आ रहे हैं और बीजेपी आगे है। वहीं वीरेंद्र गुप्ता की बात करते हैं रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी तो लगातार आगे। वहीं अलका लांबा यानी कांग्रेस के भी थोड़ा निराश होने की बात है क्योंकि अलका लांबा को फील्ड किया गया था कालका जी से, तो वो पीछे नजर आ रही है। वहीं अमानुल्लाह खान की बात करते हैं ओखला से, हालांकि कंट्रोवर्सी में भी अमानुल्लाह खान अभी फंसे हुए थे कि किस तरीके से उनके बेटे को लेकर
के वीडियो भी वायरल हुआ था, तो वो अभी पीछे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे नजर आ रहे हैं, यानी ये बहुत निराशाजनक है। आम आदमी पार्टी के लगातार पीछे, वही मुख्यमंत्री आतिशी भी लगातार पीछे नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए अवध ओझा की, यानी अवध ओझा वो है परपरगंज विधानसभा, विश्वास किया गया था मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेजा गया, अवध ओझा को परपरगंज की सीट दी गई। रिजर्व कहीं ना कहीं मानी जाएगी इसको, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार 2 बार वहां से जीते थे, अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि अवध ओझा नए चेहरे हैं, मगर फिर भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पर करेंगे, मगर लगातार पीछे अवध ओझा भी नजर आ रहे हैं। हरीश खुराना की बात करते हैं बीजेपी से, तो आगे नजर आ रहे हैं। इमरान हुसैन की बात की जाए बल्लभगढ़ से तो वो भी आगे नजर आ रहे हैं बीजेपी के। वहीं कैलाश गहलोत की बात करते हैं तो विश्वासन से, यानी कैलाश गहलोत वो हैं जो आम आदमी पार्टी के विश्वसनीय, अरविंद केजरीवाल के विश्वसनीय माने जाते थे, मगर अभी से कुछ समय पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ये कहते हुए कि जिस तरीके का कामकाज मैं करना चाहता वो नहीं कर पा रहा हूं, जिसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए और वो अब आगे चल रहे हैं। और लगातार मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन लगातार पीछे नजर आ रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी के लिए जहां रुझान भारतीय जनता पार्टी की 40 से ऊपर दिखा रही है, आम आदमी पार्टी की गिरती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ चिंता की बात यह है कि जो टॉप लीडर्स हैं वो काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो बड़ी बात अपराजिता यहाँ पर यह है कि शुरुआती रुझानों से ही, जो शुरुआत के रुझान आए थे तभी से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त तो बनाई हुई है, लेकिन कुछ ही देर बाद इन रुझानों में उसने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया था, जो कंटिन्यू अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए बहुमत के लिए 35+1 यानी 36 सीटों हाँ। की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं प्रचंड कहा जाएगा जिस तरीके से जीत यहां पर दिखा रहा है। अगर आंकड़ों को अगर मानते हैं तो 40 से ऊपर सीटें बीजेपी की दिखा रही है। अगर ये बढ़त बनी रहे, यानी जिस तरीके से 12 से 13 राउंड होने वाले हैं, अगर ये बढ़त बरकरार रही 4 से 5 राउंड और, तो यानी जीत भारतीय जनता पार्टी की तय है। आम आदमी पार्टी को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 30 से भी कम सीटें आम आदमी पार्टी को दिखा रही है, यानी अगर गठबंधन की भी कोशिश करते हैं अदर्स से या किसी और से, तो भी निराश आम आदमी पार्टी को होना पड़ेगा। विपक्ष में संभव है कि इस बार बैठना पड़े, क्योंकि बीजेपी का परफॉर्मेंस, एड़ी चोटी का जोर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बार लगाया गया है, दिग्गज नेताओं को उतारा गया है, उन नेताओं को सोच विचार के उन सीटों पर उतारा गया। यानी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें आदित्य योगीनाथ की, उन सीटों पर उतारा गया है जहां पर उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा है, असर ज्यादा रहेगा। एलजेपी जेडीयू को वहां से सीट दी गई है, यानी जहां पर बिहार उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा है, यानी वहां भी जिस तरीके से अपने परिवार के लोग रहते हैं बिहार में, तो वहां पे ज्यादा रहेगा। तो एक अच्छा, आम आदमी पार्टी की जो गिरती हुई परफॉर्मेंस इस चुनाव में हमने देखी है, उसके पीछे के क्या क्या वो कारण माने जाए? क्या वो बयानबाजियां, सियासी बयानबाजियां जो हुई उसको हम देख सकते हैं? देखिए, पूर्वांचलियों का मुद्दा उठा, यमुना का भी मुद्दा उठा, इसके अलावा कई मामले हैं, शीश महल हो गया, शराब घोटाला हो गया, तो ये गिरती हुई परफॉर्मेंस के पीछे के कारण क्या क्या माने जाए अपराजिता? बिल्कुल सृष्टि, इस बात में दोहराई नहीं है कि जब चुनाव घोषित हो जाती है तो उस वक्त का हर एक बयान, हर एक बात बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हो जाता है। तो यमुना का मुद्दा हो जाए या फिर पूर्वांचली को लेकर के कहनी चीजें, और जिस तरीके से और भी योजनाओं की बात हो जाए, तो कुछ भी बयानबाजी काफी ज्यादा भारी आम आदमी पार्टी के लिए पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से, जिसे मैंने जिक्र किया, अमानतुल्लाह खान की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट सीट थी उनके लिए, स्ट्रॉन्ग सीट थी, मगर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में फंसे, तो कहीं ना कहीं वो भी भारी पड़ा है आम आदमी पार्टी के लिए। और लगातार बयानबाजी का एक बहुत नकारात्मक असर आम आदमी पार्टी के लिए रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, हालांकि जिस तरीके से आदित्य योगीनाथ के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सवाल भी उठाए गए थे, चाहे गड्ढों की बात की जाए या क्राइम की, तो काफी मुद्दे उठाए गए। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम पल पल की ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। इस बीच एक बड़ा रिएक्शन जो है वो सामने आया है। अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मैं पहले से बताता कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपने अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है।
मैं बार बार बताते गया हूं, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया। बार बताता गया लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। ये अन्ना हजारे जी की तरफ से ये जो बात है वो कही गई है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर वो ये बात जो है वो कहते नजर आए हैं। और जिस तरह से नतीजे आने में तो समय है, लेकिन जिस तरह के रुझान जो सामने आ रहे हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी की गिरती परफॉर्मेंस को लेकर भी अन्ना हजारे यहां पर बोल रहे थे, आप उनको सुन रहे थे। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये वो सीटें हैं, सीएम ने कहां कहां पर प्रचार किया। ये वो विधानसभा सीटें नरेला, पटेल नगर, करोल बाग और इसके अलावा सुल्तानपुर माजरा, जंगपुरा, नजफगढ़, बुराड़ी, मुंडका, तिलक नगर, नागलोई जाट, वजीरपुर, चांदनी चौक, तिमारपुर, सदर बाजार, शकूर बस्ती, सीलमपुर, रिठाला, ग्रेटर कैलाश, मोती नगर, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रचार किया। शालीमार बाग, राजेंद्र नगर और करोल बाग भी उन सीटों में से एक है। और इन सीटों पर कहा जा रहा है कि बढ़त मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी 5 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के रमेश बिधूड़ी अभी भी आगे हैं और अतिशी पीछे हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी अभी पीछे बने हुए हैं। 7 राउंड की काउंटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल 238 सीटों से पीछे बताए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी भी 2800 वोटों से पीछे बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इधर नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 7 राउंड की काउंटिंग के बाद भी अतिशी का पीछे होना, 2800 वोटों से पीछे चल रही हैं अतिशी। और 5 राउंड की काउंटिंग के बाद भी बीजेपी के रमेश बिधूड़ी जो हैं वो आगे बने हुए हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी पीछे बने हुए हैं। और कुछ नए मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं चर्चा में। विजेंद्र नेहरा जी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुखबीर तंवर जी कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश भड़ाना जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र नेहरा जी, मैं आपसे ही रिएक्शन लेना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बेहद कहा जा सकता है कि उत्साह भरी खुशी की खबर है। लगातार रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे बनी हुई है और अभी भी बढ़त बनाई हुई है। किस तरह से देख रहे हैं विजेंद्र नेहरा जी? क्या माना जाए 27 साल बाद, 27 साल जब बीजेपी ने जो इंतजार किया, आज वो जो फल है उसका मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होने वाली है, क्या माना जाए? देखिए सृष्टि जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले लगातार तीसरी बार देश के अंदर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सरकार बनाई, फिर हरियाणा प्रदेश में बनाई, फिर महाराष्ट्र में बनाई और अभी जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो दिल्ली में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। और उसके बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, जो 2 मार्च को वोटिंग होने वाली है, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में जीतेगी। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा विपक्ष के लिए कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अभी जो रुझान आए हैं उसमें भाजपा दिल्ली के अंदर 42 सीटों पे आगे चल रही है, पूर्ण बहुमत से बहुत आगे हम लोग चल रहे हैं। और आप पार्टी मात्र 28 सीटों पर आगे है। वहीं जो केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, शराब घोटाले के जो सरगना रहे हैं, वो खुद पीछे चल रहे हैं। और वहां से हमारे श्री प्रवेश वर्मा जी जो सांसद भी रहे हैं, पहले विधायक भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने वाले नेता हैं। और केजरीवाल जी का जिस तरह से श्री प्रवेश वर्मा जी ने अरविंद केजरीवाल जी का अपना दारू का ठेका खोलने का इंतजाम कर दिया है। अब केजरीवाल जी घर घर में शराब पहुंचाने की बजाय अपना दारू का ठेका खोल सकते हैं दिल्ली में और उस पर बैठ के शराब बेच सकते हैं। लोग खरीदे ना खरीदे, लोगों की मर्जी है। लेकिन देखिए जिस तरह से केजरीवाल जी ने जनता का अपमान किया, जिस तरह से केजरीवाल जी ने जनता को धोखा देने का काम किया। एक व्यक्ति जो नीले कलर की वैगनार में चलता था, जो कहता था बीवी बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। उसके बाद में सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। उसके बाद शीर्ष महल करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के पैसे से खड़ा कर लिया। यमुना को साफ कर दूंगा, यमुना को साफ नहीं कर पाए।
दिल्ली के अंदर कोई व्यवस्था उनसे संभली नहीं, इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको दंड दिया है, उनको श्राप दिया है कि उनको हरा करके घर बिठाने का काम किया है और दारू के ठेके पर्सनल रूप से वो खेत खोले और उसका दारू बेचने का काम करने के छूट खुली केजरीवाल जी को जनता ने दी है। पर मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा सबक है कि नटवरलाल और जो झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति झूठ और मुफ्त की राजनीति ज्यादा दिन चल रही नहीं है। झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, नेहरा जी कह रहे हैं। राकेश भड़ाना जी, क्या हो गया ये, या क्या हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से भी अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे है, बताइए। मैं कह रहा हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, दिन में तारे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और इन्हें इतनी अकल नहीं है। अभी 5 राउंड हुए हैं और अभी 7 राउंड हो चुके हैं, लगभग 7 हो रखे हैं, तो अभी तो 7-8 राउंड बचे हुए हैं। तो आज अभी तो ना 7 के साथ ही ऐलान कर दिया। हाँ ठीक है, बाकी हम कुछ सीटों पे पीछे चल रहे हैं, कहीं 200 का मार्जिन है, कहीं 150 का मार्जिन है, कहीं 100 का मार्जिन है, आगे पीछे चल रहा है। और ये पागलों की तरह भी गाने लगे कि बल्कि सरकार केजरीवाल नहीं है। पागलों की तरह क्या होता है, वो खुशी मना रहे हैं। 27 साल बाद उन्हें उम्मीद जग रही है दिल्ली में वापसी की, आप उन्हें पागल बता रहे हैं। इन्होंने कहा 200 करोड़ रुपए आएंगे, तुमसे ज्यादा नेहरा साहब है, थोड़ा दर्द है उनकी बातों में, आप थोड़ा समझिए। हमें तो बहुत कर देंगे, इन्हें कर दोगा, ये मौके जा रहे हैं। नहीं, ये आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप कंटिन्यूअसली, मैं भड़ाना साहब आपको टोक रही हूँ, मैं आपको टोक रही हूँ। टोकना क्या होता है? ये बोल नहीं, ये क्या होता है? सजा मिल रही है, भौंकना क्या होता है भड़ाना साहब? आप अपने वर्ड को वापस लीजिए, आप अपने शब्दों को, गलत शब्दों को वापस लीजिए। केजरीवाल के लिए इस तरह की भाषा मैं आपको नहीं करने दूंगी। राकेश भड़ाना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भौंकना क्या होता है सर? म्यूट कीजिए, राकेश भड़ाना जी म्यूट कीजिए। भड़ाना साहब, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप एक चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं। बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने 43 सीटों पर बढ़त बना ली है। देखिए, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 36 है, 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी 27 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में अभी तक कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। हालांकि पहले कांग्रेस कहा जा रहा था कि 1 सीट पर आगे है, लेकिन अभी तक खाता भी नहीं खुला है कांग्रेस का। कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा ये चिंता का विषय है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम था कांग्रेस के पास अपनी तैयारी करने के लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। 7 राउंड की वोटिंग काउंटिंग जो है वो हो चुकी है। कांग्रेस का खाता ना खुलना और बीजेपी ने शुरू से ही बढ़त बनाई हुई है। बहुमत के आंकड़े को इस रुझान में बीजेपी बहुत पहले से ही पार कर चुकी है और अभी भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बढ़त 43 सीटों पर बीजेपी ने बनाई हुई है, तो आम आदमी पार्टी अभी बहुमत के आंकड़े से पीछे है। 23 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। भड़ाना साहब, रिएक्शन आपका, और प्लीज अपने शब्दों का चुनाव जो है वो सही ढंग से कीजिए। अपने शब्दों का बीजेपी वाले करेंगे तो इनसे डबल हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इसने अभी क्या बातें करी थी, मैं उसके बातों का जवाब दे दूं। दूसरी बात, अभी 7 राउंड बच रहे हैं, इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठों की पार्टी है। देश में इन्होंने सबसे ज्यादा झूठ बोले। दिल्ली में इनके मंसूबे किसी भी कीमत पे पूरे नहीं हो सकते। नगर निगम में मुखी ने खानी पड़ी और 2 घंटे बाद देखने नजर आएंगे, आपको नजर भी नहीं आएंगे कहीं। नहीं, नजर कहीं नहीं आएंगे, लेकिन अब तक क्यों नहीं? अब तक तो ये बीजेपी नजर आ रही है। आप कहाँ हैं? आतिशी पीछे चल रही है, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। कम से कम हॉट सीटों पर तो बढ़त होनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी की। आने वाले मैडम, सब आगे आ जाएंगे। ये तो अभी जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारा असली वोट बैंक है, वो अब खुलने वाला है। आप पिछली बार देख लिए, पिछली बार भी ऐसे ही चल रहा था। अभी 2 घंटे बाद देखना, ये सब नजर छुपते नजर नहीं आएंगे बीजेपी के लोग। आप ढूंढेंगे कहाँ चले गए प्रवक्ता, नजर ही नहीं आएंगे। पर उन्होंने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया भड़ाना साहब। आप कॉन्फिडेंस देख लीजिए, कॉन्फिडेंस देख लीजिए। हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है मैडम। मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी आपके भी आंकड़े बदलेंगे टीवी पे। अभी देखना है 40 से 30 पे आ जाएगा सारा मामला इनका। हमारी सरकार बनेगी, 2 घंटे बाद देखना, ये कहीं 100 से आगे, कहीं 150 से आगे। सुखबीर जी, आप भी यही मान रहे हैं क्या? देखिए, ये तो आंकड़ों का खेल है और जिस तरह से आप निरंतर बता रहे हैं सारे अपने दर्शकों को कि कहां पे क्या अंतर है, और जो नई दिल्ली विधानसभा का विषय है उस पे 200 का विषय मैं पुनः कहूंगा,
लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि ये कोई खास अंतर नहीं है, जब 7-8 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। मैं तो दोनों पार्टियों के लिए 4 लाइन अदम गोंडवी साहब की प्रस्तुत करूं आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए। तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नवाबी। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर आज भी फूटी रकाबी है। निश्चित तौर पे भारत के लिए और दिल्ली के लिए, किसके लिए ये शेर आपने अर्ज किया, ये तो बता दीजिए। और जिसकी भी सरकार बने उनको प्रयास करना चाहिए। ये शेर किसके लिए अर्ज किया आपने, बीजेपी के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए है। जिस प्रकार के सबजबाग दिखाए गए हैं और खास तौर पे जिस प्रकार का झूठ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ज्यादा बोला गया है, और जिस प्रकार से लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया गया है, और निरंतर आवाज उठाने के बावजूद भी वो जो स्वयं शासी संस्थाएं हैं और उनका जो आचरण रहा, खासतौर पे चुनाव आयोग का, सबके लिए ये विषय है। आज देखना और समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी बनती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, निरंतर चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है। चलिए, क्या लोकतंत्र की स्वायत्ता की सुरक्षा करना चुनाव आयोग का काम नहीं? क्या जो माननीय टीएन शेषन साहब ने एक सार्थकता सिद्ध करी थी चुनाव आयोग की, आज चुनाव आयोग कहां पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और किस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश को जिस तरह से हटाया गया सिलेक्शन कमेटी से अध्यादेश लाकर, ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र की मूल अवधारणा का अपमान है। इंतजार ही कर रही थी मैं, आप चुनाव आयोग पर कब बोलेंगे, आपने बोल दिया। विजेंद्र नेहरा जी, आज चुनाव आयोग ही संदेह के घेरे में है, आज नहीं बल्कि पिछले कई चुनावों से ये कहा जा रहा है। अब आप बढ़त बना रहे हैं तो देखिए वो सब बातें, ईवीएम का मुद्दा, चुनाव आयोग का संदेह के घेरे में होना। देखिए सृष्टि जी, व्यक्ति की भाषा बता देती है कि उसके अंदर कितने संस्कार है, कितनी शालीनता है और किस तरह से ज्यादा संस्कार है हमारे अंदर। तेरी भाषा हमने सुन ली थी। राकेश बढ़ाना जी, आप किस बात की बीच निकाल रहे हैं? देखिए वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। आप ये जो पर्सनल ग्रजेस अगर आपके कोई है तो उनको आप बाद में सॉल्व करना। अभी यहाँ पर आप चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा अच्छे से बात कीजिए, वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। देखिए सृष्टि मैडम, मेरा ऑब्जेक्शन है दारू वाली पार्टी की बौखलाहट ये बता दी कि सड़क छाप गुंडे को बुलाया गया आपने डिबेट में। ये सड़क छाप व्यक्ति बैठा है। नहीं, ये आप देखिए, नहीं नेहरा साहब, मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप गलत शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं प्लीज आप वापस से गलत मत बोलिए, मुझे उनको समझाना भी और मुश्किल हो जाएगा। मैं इनके बीच में बोला नहीं था मैडम, मैं इनके बीच में बोला नहीं था। बता रही है कि दारू वाली पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। दारू वाली पार्टी की बौखलाहट बता रही है मैडम कि दारू वाली पार्टी का मुख्य सरकार केजरीवाल समेत तमाम इनके नेता, जो बड़े नेता का दावा करते थे, चाहे आतिशी जी थी, चाहे इनके जो जेल में रह के आए थे, जो गृह मंत्री रहे थे वो थे सिसोदिया। नेहरा साहब, ये कहीं जल्दबाजी तो नहीं, क्योंकि वोटों का मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो कोई बहुत जल्दबाजी तो नहीं है कहना। देखिए सृष्टि मैडम, देखिए 43 सीटों का बहुत बड़ा अंतर होता है। 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, और वो बढ़त ये बता रही है कि झूठ और मुफ्त की राजनीति जिस तरह से हरियाणा में रिजेक्ट की थी, फ्लॉप हुई थी इनकी राजनीति। 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा में चुनाव में जमानत जब्त हुई थी दारू वाली पार्टी की। वही दारू वाली पार्टी आज शराब घोटाला करने के बाद जब दिल्ली का चुनाव लड़ती है तो दिल्ली की जनता ने उनको सजा दी है, उनको जनता की अदालत में उनको दोषी ठहराया है, और जनता ने उनको वोट की चोट से हरा करके उनको सबक सिखाने का काम किया है। खुद दारू वाली पार्टी के मुख्य सरगना जो शराब घोटाले के सरगना थे केजरीवाल जी, उनको प्रवेश वर्मा जी बुरी तरह से हरा रहे हैं, वो बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर बाद जिस तरह से ये बात कर रहे थे, ये आप पार्टी की ढोंग पाखंड ये राजनीति शुरू हो जाएगी। ये दोष देना शुरू करेंगे ईवीएम को, मीडिया को, पता नहीं किस किस को, ये सब लोगों को दोष दे देंगे। जो आदमी हमेशा रोता ही रहता है, जिसके हाथ में हमेशा भीख का कटोरा रहता है, जो केंद्र से मांगता ही रहता है,
जो खुद कुछ नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को जनता हराती ही है, सबक सिखाती ही है और इनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो गई है। हरियाणा प्रदेश की जनता का ये बेटा अपने आप को केजरीवाल जी बताते हैं, हरियाणा का लाल बताते हैं। हरियाणा में आज तक इनकी कभी जमानत बची नहीं, दिल्ली ने इनको नकार दिया और जहां पंजाब में ये बचे वहां भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो झूठ की राजनीति करते हैं, जो मुफ्त की राजनीति करते हैं, जो फरेब की राजनीति करते हैं, जो जनता को धोखा देते हैं, जो ठगते, जिन्होंने ठीक है, मैं राकेश बड़ाना जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि मैं चलिए ये नहीं कह रही कि किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है या आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, चलिए मैं ये नहीं कह रही क्योंकि आप कह रहे हैं जल्दबाजी होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो गिरी है, ये आप जरूर मानेंगे। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, झूठ की पार्टी, शराबियों की पार्टी जो बातें कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ इनसे बड़ा झूठा इस देश में कोई नहीं। इन्होंने कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, क्या राजस्थान में दिया, क्या मध्य प्रदेश में दिया, क्या हरियाणा में दिया? अब मैं झूठ की बता रहा हूँ। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगी, क्या दे दी? मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे बने हुए हैं। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल 8वें राउंड में 430 वोटों से पीछे हैं। हालांकि वोटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 8वें राउंड में भी अरविंद केजरीवाल पीछे बने हुए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जो कि माना जा रहा था नई दिल्ली सीट एक हॉट सीट के तौर पर इसको देखा गया है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार यहां पर पीछे बने हुए हैं, वाकई बहुत ज्यादा कहा जा सकता है चिंता का विषय आम आदमी पार्टी के लिए। और परफॉर्मेंस जो गिरी है आम आदमी पार्टी की, उसको लेकर भी कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राकेश बड़ाना जी, बात पूरी कीजिए अपनी। परफॉर्मेंस जो गिरी है आम आदमी पार्टी की, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी वो बहुत तरीके से चुनाव लड़ी थी, मैनेज करके चुनाव था उनका। कांग्रेस उनके बी टीम का काम कर रही थी, जैसे हरियाणा में काम किया था। कांग्रेस ने हरियाणा में इनकी सरकार बनवा, कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस को बी टीम बना दिया। नहीं तो वो बी टीम का काम कर रही थी। आपको पता है जिस तेजी से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी दिल्ली में, और सिर्फ एक ही कास्ट मुसलमानों पे सिर्फ इनका फोकस था और अरविंद केजरीवाल जी पे इनका फोकस था, तो बी टीम का काम कर रही थी। चाहे जिसने भी, चाहे बी टीम सी टीम क्यों भी काम किया हो, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखना 1 घंटे बाद निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगी। 30 से 35-40 का मैं समझ गई आपकी बात, मैं समझ गई, लेकिन जो परफॉर्मेंस में गिरावट आई है उसको लेकर मैं पूछ रही हूँ आपसे। 10 साल के शासन होता है, लोग नाराज हो जाते हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। क्या लग रहा है कौन से वो विषय रहे जिन पर ज्यादा नाराजगी लोगों की रही? देखिए, मैं अभी इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद निश्चित तौर पे देखा जाएगा। जब हमारी सरकार बन जाएगी, कहाँ अगर हमारी कोई कमियां रही है तो उन्हें पूरी की जाएगी। परंतु जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदुत्व का खेल खेला, एक बवंडर मचा दिया, धन का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया, पुलिस वालों से वोटिंग नहीं होने दी, जिस तरीके से आपने देखा घर में लोगों को अंदर बैठने दिया, मतलब निकलने नहीं दिया, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी, क्योंकि इन्हें सत्ता का। चले, बड़ी खबर आ गई है, बड़ा अपडेट विधानसभा चुनाव से जुड़ा। दिल्ली की 8 सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 3 सीटों पर 2000 से कम का मार्जिन बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 सीटों पर कांटे की टक्कर और 5 सीटों पर 500 से कम का मार्जिन बना हुआ है। 5 सीटों पर बहुत कम मार्जिन है, 500 से कम का। दिल्ली की 8 सीटों पर ऐसे में माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। 3 सीटें तो 2000 से कम का मार्जिन बता रही हैं, तो वहीं बाकी की अगर बात करें 5 सीटों पर 500 से कम का मार्जिन जो है, तो ये 8 सीटें, 5 + 3, ये 8 सीटें बता रही हैं कि कांटे की टक्कर जो है अभी बनी हुई है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, इंतजार अभी और यहां पर किया जा रहा है। सभी पार्टियां थोड़ा इंतजार और यहां पर कर रही हैं। राकेश भड़ाना जी, बात पूरी कीजिए अपनी। है अभी जो आने वाले 1-2 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। निश्चित तौर पर हम पूरे कॉन्फिडेंस में हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी। जो जिन लोगों ने क्या शराब घोटाला, क्या शीश महल, ये जो मुद्दे उठाए गए थे बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है कि इन मुद्दों पर, और खासतौर पर यमुना की सफाई का मुद्दा, ये मुद्दे थे जिनको कहीं ना कहीं जनता ने आम आदमी पार्टी से नाराजगी अपनी दिखाई है? देखिए, यमुना का मामला ये था कि हमने भारतीय जनता पार्टी को, एलजी को और प्रधानमंत्री को हजारों बार चिट्ठियां लिखी, परंतु इन्होंने ना फंड दिया, ना
उस पर कोई कार्रवाई की तो निश्चित तौर पे लोगों में थोड़ा बहुत तो असर होता है। सरकार थी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही थी, बार बार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, जेल में डाल रही थी, कोई लेना देना था नहीं, परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बवंडर मचाया था, वो सब लोग जानते हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग है उस बात को सही तरीके से समझ पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि देखो चूक तो हुई है कहीं ना कहीं जो आज इस तरह के जो रिजल्ट आ रहे हैं सामने। परंतु मुझे निश्चित तौर पे मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी, अगर कोई हमसे हमारे जो हमारे वादे थे उनमें कोई कमियां रहेगी तो चौथी बार चूक हुई है आप कह रहे हैं। लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते तो कुछ बेटर हो सकता था। देखिए कांग्रेस तो हमारे साथ मिलती नहीं, वो तो ये तय है। हरियाणा में जो इन्होंने खेल खेला बीजेपी ने, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्हें पता है कि बीजेपी के लोग उन्हें जेल में डाल देंगे। अगर हरियाणा में हमारे साथ गठबंधन होता, राहुल गांधी जी के हाथ में कुछ है नहीं, उनके कमान हाथ से निकल चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लो, परंतु हुड्डा साहब के ऊपर केस चल रहे, उन्हें पता था जेल में चले जाएंगे, उन्होंने किया नहीं। बीजेपी से साठगांठ थी, उनसे उन्होंने सरकार हरियाणा में बनवा दी। वो यहाँ दिल्ली में था, दिल्ली में भी ऐसे हालात थे, अगर हमारे साथ मिलकर ये लड़ते तो निश्चित तौर पर रिजल्ट कुछ और आते। सुखबीर जी आपकी तो साठगांठ बता दी इन्होंने बीजेपी से, कह रहे हैं डर था जेल ना चले जाएं कई नेता, इसलिए साठगांठ करके पहले हरियाणा का चुनाव जिता दिया और अब दिल्ली का। देखिए सृष्टि जी, जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा 10 वर्ष का, और अनेक ऐसे उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है जहां इन्होंने जो संस्थाओं का दुरुपयोग करके अनेक भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है, और इनका ऑपरेशन लोटस निरंतर चलता रहता है। ये हम भी देख रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आप पर आरोप लगा रहे हैं वो सही है? देखिए मैं जो इसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। और जिस प्रकार का एक प्रचार किया जा रहा है हरियाणा चुनाव के बाद, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा चुनाव में भले ही हम अंकों में पिछड़ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल बहुत क्लोज उसमें 39-39% मत हैं दोनों पार्टियों के। वो अलग विषय है कि जिस प्रकार से इलेक्शन पिटीशंस भी उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, जो जिस प्रकार की अव्यवस्था रही चुनाव में, जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, उसके बारे में न्यायपालिका क्या फैसला करेगी। अतीत में भी ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं जब गलत तरीकों से जब चुनाव लड़ा जाए या चुनाव के परिणाम घोषित किए जाए, वो चुनाव परिणाम बदले भी गए हैं। तो हमें भारत की न्यायपालिका पे भरोसा है और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार का दुरुपयोग तंत्र का किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और रही बात आज चूंकि दिल्ली के चुनाव का विषय है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि राकेश भड़ाना जी जो आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे वो सही है या नहीं, आपने ये नहीं बताया। आपने हालांकि उनकी बातों का समर्थन। और बड़ी खबर इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ा अपडेट जो है वो निकलकर सामने आया है। सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलेबी बांटी है। सोनीपत से तस्वीरें आई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने जलेबी बांटना शुरू कर दिया है। देखिए तो जलेबियां भी बंटनी शुरू हो गई हैं कार्यकर्ताओं के साथ। बडोली ने जश्न मनाया है। और बड़ी जानकारी, दिल्ली में बीजेपी को बढ़त मिलने पर हरियाणा में भी जश्न का माहौल जो है देखा जा रहा है। सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलेबी बांटना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली, जलेबी बांट रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते हुए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह के रुझान हैं, अभी मतगणना जारी है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। और इस बीच जश्न का माहौल दिल्ली में भी दिख रहा है, तो सोनीपत में भी जलेबी जो एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि विषय हो गया चुनाव के समय का, वो जलेबी सोनीपत में बांटी जा रही है। और बड़ी बड़ी जलेबियां, अलग अलग कहा जा सकता है साइज की जलेबियां यहां पर बनवाई गई हैं, खिलाई जा रही हैं एक दूसरे को कार्यकर्ताओं के साथ। आप बडोली को देख रहे हैं, बीजेपी को बढ़त मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सोनीपत में जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें सोनीपत से आ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली, जिन्होंने जलेबियां बंटवाई हैं और एक दूसरे को जलेबी खिलाकर बधाई दे रहे हैं ये लोग। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बनी हुई है,
बहुमत के आंकड़े से को भी पार कर चुकी है और उस हिसाब से तो एक कॉन्फिडेंस जो है बीजेपी के अंदर अलग ही लेवल का आ गया है और तभी तो जलेबियां बंटनी भी शुरू हो गई हैं। आप देख लीजिए मोहनलाल बडोली जी के हाथ में ये जो जलेबी आप देख रहे हैं खूब गरमाने वाला है। एक बार फिर से ये जलेबियों का मुद्दा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सोनीपत से हम आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे को जलेबी खिलाई जा रही है, जलेबी बांटी जा रही है। जश्न का माहौल जो है वो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। और ये देखिए बड़ी सी जलेबी हाथ में लिए, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। खूब मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की है दिल्ली चुनाव के लिए। हालांकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं। रुझान है, भले ही 7 राउंड की 8 राउंड की काउंटिंग जो है वो हो गई हो, फिर भी उम्मीद जो है वो आम आदमी पार्टी ने भी बनाई हुई है। और लेकिन बीजेपी में जश्न इसलिए है क्योंकि बहुमत के आंकड़े से वो 36 का जो मैजिकल नंबर है उससे काफी आगे बीजेपी ने रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। 45 तक बीजेपी पहुंची हुई है, इसलिए ये कॉन्फिडेंस जो है वो कम नहीं हो रहा है। इधर आम आदमी पार्टी की थोड़ी टेंशन भी बढ़ी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी इंतजार कर रही है, मन को दिलासा लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया जा रहा है कि थोड़ा और सब्र, बदलाव होगा। रुझान जो आ रहे हैं उसमें बदलाव होगा, नतीजे जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे, ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का जो लगातार हमारे साथ चर्चा में भी जुड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन ये कांग्रेस का। बिल्कुल उम्मीद कांग्रेस से शायद कांग्रेस ने खुद भी नहीं की होगी, अन्य दलों ने भी नहीं की होगी। जिस तरह से शून्य पर सिमटती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस की सफाई हुई है वो वाकई कांग्रेस के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है, बहुत चिंता का विषय है। लेकिन इस बीच हम जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरियाणा के सोनीपत की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को जलेबी बांटकर उत्साह जो है वो मना रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सोनीपत से देख रहे हैं। हरियाणा की जलेबी, गोहाना की जलेबी आज दिल्ली में भी बटेगी और दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार के जो आंकड़े आए हैं और पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली की मुस्लिम बाहुल्य 11 सीटों पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है वहां पर तो आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। 4 सीटों पर बीजेपी को वहां पर भी बढ़त है। 11 सीटें हैं टोटल, 11 में से 4 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। बड़ी जानकारी, 4 सीटों पर बीजेपी की बढ़त तो 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। हम दिल्ली की मुस्लिम बाहुल्य 11 सीटों पर उसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी कांटे की टक्कर जो है वो मानी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली की मुस्लिम बाहुल्य इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं। तो हालांकि यहां पर 4 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, लेकिन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अभी भी कांटे की टक्कर जो है मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जो है मानी जा रही है। 11 ये सीटें हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। एक और बड़ा अपडेट, रुझानों में बढ़त मिलने के बाद दिल्ली में बीजेपी की बैठक है। दिल्ली में रुझानों में बढ़त मिलता नजर आया है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं ने मीटिंग शुरू कर दी है। मीटिंग जारी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रुझानों में बढ़त मिलने के बाद देखिए बीजेपी ने तो बैठक भी शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा देखा जाता है, बीजेपी की बैठक जो है वो शुरू हो जाती है अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में हो। अब चर्चा क्या हो रही होगी, क्योंकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी के तमाम सांसद जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। रुझानों में बढ़त मिलने के बाद बीजेपी जो है वो बैठक कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ये जो बैठक है वो की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,
चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विजेंद्र नेहरा जी, मैं आपका यहां पर रुक करना चाहूंगी। दो बड़ी खबरें यहां पर हमने दिखाई। एक तो 11 मुस्लिम बाहुल्य इलाके जहां पर 4 में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन 7 में आम आदमी पार्टी जो है आगे चल रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आपको इसी तरह की उम्मीद थी क्या? एक तो ये मेरा सवाल रहेगा। दूसरा, बीजेपी ने बैठक शुरू कर दी है, उसको लेकर भी बताइए, जानकारी दीजिए। देखिए सृष्टि जी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर केजरीवाल जी की आप पार्टी हो, ये लोग मुस्लिमों की राजनीति ज्यादा करते हैं। ये जो बहुसंख्यक समाज है उसके साथ में भेदभाव करते हैं और उसका जो हक है वो एक समाज के विशेष वर्ग को देने की राजनीति लोग करते हैं। इसलिए इनके जो प्रवक्ता वो भी कह रहे थे हमारे वोट बैंक है जब वो खुलेगा तो हमारे परिणाम सामने आएंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास को लेकर राजनीति करती है और ये लोग जिस तरह से मस्जिदों के अंदर मौलवियों की सैलरी बढ़ाना, उनको तनख्वाह देना, मंदिरों के अंदर कुछ ना देना और विशेष तौर पे मुस्लिम समाज के लिए अलग से योजनाएं चलाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करती। हम तो सबका साथ और सबके विकास को साथ लेके चलते हैं और उसी का परिणाम आज दिल्ली में देखने को मिला है। मैं सबसे पहले दिल्ली की जो जागरूक जनता है मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा हृदय से। पहले एक बार राकेश बड़ाने जी से मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। राकेश बड़ाने जी, देखिए जो आप नहीं कह रहे थे वो नेहरा जी ने कह दिया। क्या सबका साथ सबका विकास की आप बात नहीं करते, इसलिए इस तरह के रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर हम सबका साथ सबके विकास की बात ना करते तो 3 बार कैसे सरकार बन जाती हमारी। और नगर निगम में अभी 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से हमने नगर निगम के चुनाव थे, हमारा मेयर बना, हमने नौकरी छीन ली थी। सबका साथ सबका विकास ही तो था। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक ही बात करती है, जो देश में जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। देखिए, देश में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, सब इस देश को चला रहे हैं अपने अपने तरीके से, सब सहयोग करते हैं। और कभी देश में ऐसा नहीं हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हिंदू मुसलमान ये वो झगड़े तब से ही तो चालू हुए हैं, वरना देश में ऐसा कभी होता ही नहीं था। हम तो हमेशा 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेके चलते और हमारा एक ही लक्ष्य है कि सबका विकास हो। देखिए, दिल्ली में हमने अगर स्कूल बनाए, टॉप के स्कूल बनाए। 11 मुस्लिम बाहुल्यों को 7 सीटें पर आप आगे हैं। कितनों की उम्मीद थी आपको? कितनी सीटों की? 11 की उम्मीद थी? हाँ, आ जाएंगे 11 की 11 आ जाएंगे। भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब हमारी 11 यहाँ भी आ जाएंगी, बाकी सब आ जाएंगे। अभी 150-200 का मामला चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल निश्चित तौर पे, हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता ने हमारे काम के नाम की वोट दी है। विजेंद्र नेहरा जी, बैठक शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की? बैठक कर रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से सरकार बनाने के जनता ने जनादेश दिया है, आशीर्वाद दिया है। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है इस वक्त की। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बंपर बढ़त। बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बंपर बढ़त। बीजेपी ने 45 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। आंकड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, अब 40 से 45 भी हो गई हैं सीटें। आम आदमी पार्टी की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। 25 विधानसभा सीटों पर आगे आम आदमी पार्टी, जहां 30 सीटों पर आगे चल रही थी, अब बताया जा रहा है कि 25 सीटों पर आगे है। रुझानों में अभी तक कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अफसोसजनक ये बात कांग्रेस के लिए कि अभी तक खाता नहीं खुला है। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो 30 सीटों पर आगे चल रही थी, अब वो 25 सीटों पर आ गई है। यानी कि बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है। तो आम आदमी पार्टी जो इस उम्मीद में थी कि 30 से आगे बढ़ेगा आंकड़ा, वो और कम हो रहा है। यहां पर 25 विधानसभा सीटों पर ही आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। राकेश बड़ाना जी, उम्मीद देखिए आम आदमी पार्टी कर रही है कि आगे बढ़े संख्या जो है आम आदमी पार्टी की, लेकिन ये तो कम होती जा रही है। 30 से अब आप 25 पर बढ़त बना रहे हैं, 25 पर आ गए हैं। देखिए, मैं तो आपसे एक ही बात चाहूंगा, जब तक पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं आएंगे कि हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, आगे बढ़ेंगे हम। कोई हमें इस बात से हमें मतलब 1% भी नहीं है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ कर रखी होगी, इस तरीके से करते हैं, तो रिजल्ट शायद हो सकता है इनके पक्ष में आ जाए, परंतु ऐसा होने वाला नहीं। चाहे इन्होंने ईवीएम में कितनी छेड़छाड़ कर ली हो, दिल्ली की जनता ने भरपूर हमें वोट दिया और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए उन पे लोगों ने हम पे भरोसा जताया। लेकिन जो अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर तो कुछ बोलिए। आप 25 पर, वो 45 पर, कोई नहीं हो जाएगा अभी तो। कितना इंतजार? आपको क्या लग रहा है कि कब तक आप ये इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा गिरी है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है? कब तक अभी और कितना समय जब आप ये बात को स्वीकार थोड़ा करने लगेंगे? जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, आपका चैनल ये नहीं कह देगा कि अब सबके रिजल्ट आ गए हैं, एक राउंड भी नहीं बचा है, तब तक हमारी उम्मीद बनी हुई है। हमने काम किए दिल्ली में, केजरीवाल जी ने काम किए। चलिए, एक और बड़ी अपडेट आ गई है। एक
एक और बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आया है। कालकाजी सीट पर आतिशी अभी भी पीछे चल रही हैं, लगातार आतिशी पीछे है कालकाजी सीट पर। बेहद चौंका देने वाली ये खबर। 6 राउंड की गिनती के बाद आतिशी 3231 वोटों से पीछे चल रही है कालकाजी सीट पर। यह बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। आतिशी लगातार पीछे बताई जा रही है और अब तो 3231 वोटों से 6 राउंड की गिनती के बाद भी यह आंकड़ा जो है अच्छा खासा है। लगभग 3000 वोटों से आतिशी जो है वो पीछे चल रही हैं। 3231 वोटों से पीछे 6 राउंड की गिनती के बाद भी आतिशी जो है कालकाजी सीट पर पीछे चल रही हैं। राकेश भड़ाना जी, उम्मीद थी क्या इसकी कि 6 राउंड की गिनती हो जाएगी, 6 राउंड की काउंटिंग हो जाएगी, फिर भी कालकाजी सीट से आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे रहेंगी? उम्मीद थी क्या? उम्मीद तो हमें नहीं थी, परंतु अभी और 6-7 राउंड बचे हुए हैं। निश्चित तौर पे हम आगे निकल जाएंगे। 3000 ही तो, कोई ज्यादा की बात नहीं है। और ये तो थोड़ा थोड़ा बीजेपी वालों को भी खुश होने दो, जैसे 5 तारीख से खुश हो रहे हैं। हमें तो पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के लोगों ने हम पे भरोसा किया है। हाँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने बी टीम का काम किया है, बीजेपी का जो कर रही है जिस तरीके से दिल्ली में और बाकी सब जगह कर रही है। कोई बात नहीं, ये भी सब चलता रहता है। सबके अपने अपने राजनीतिक करने के तरीके होते हैं, परंतु जिस तरीके से मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू का ना बन के अगर राकेश जी, लेकिन देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है। एजुकेशन सेक्टर में जो आपने काम किया, हेल्थ सेक्टर में जो आपने काम किया, क्या जनता तक वो काम पहुंच नहीं पाए सही ढंग से? आपने खूब एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को लेकर अपनी योजनाओं के बारे में बताया। हाँ मैडम, आपने हमें किस लिए बिठाया डिबेट में? आप इनसे पूछो। नहीं नेहरा साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है आप भी इसका जवाब चाहेंगे। आप खुश हो रहे हैं, आप थोड़ा खुश हो लीजिए। आपके लिए तो खुशी की बात है, उनको भी थोड़ा सा जवाब देने दीजिए। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को लेकर मुझे लगता है कि आप भी चाहेंगे कि जवाब दे आम आदमी पार्टी। भड़ाना साहब, देखिए हमने बहुत अच्छा काम करा था। अगर हम काम ना करते तो 3 बार हमारी सरकार नहीं बनती। दिल्ली में हमने 1.5 साल पहले नगर निगम में हम जीत के आए हैं। आज भी हमारे लोगों ने वोट दिया, इसीलिए हमें लोग वोट देते, क्योंकि हमने एजुकेशन पे काम किया, हमने चिकित्सा पे काम किया, हमने बिजली पे काम किया, हमने सब चीजों पे काम कर, ईमानदारी से काम किया। परंतु देखिए, अब आपके ये मुझसे कह रहे थे थोड़ी देर पहले, भाषा बोल रहे थे, अब देखिए ये कैसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप इनसे सारे सवाल ले लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो सभी को टाइम दूंगी, बराबर का टाइम दूंगी। सुखबीर जी भी बहुत देर से आप दोनों को सुन रहे हैं। ठीक है, मैं नेहरा जी से रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि वो बोलना भी चाह रहे थे कुछ। नेहरा साहब। हाँ, इनसे रिएक्शन लो। मैडम देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं भी अपना बात रखना चाहता हूँ। अभी एक नई खबर भी दिल्ली से निकल के आ रही है कि दिल्ली के नतीजे देखकर, दिल्ली में आप पार्टी की हार देखकर, केजरीवाल जी की खुद की हार देख करके भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केजरीवाल जी का नंबर ब्लॉक कर दिया है। ये भी एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है मार्केट में। देखिए, दिल्ली के बातें कर, अरे भाई अभी तो तुम आगे चल रहे हो, अभी क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? बताओ, मतलब अभी तो तुम आगे चल रहे हो रुझानों में, अभी से फ्रस्ट्रेट हो गए। भाई देखो, सुनो, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला। ये आपकी भाई बीच में तो बोलना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल बातें जाइए, देखिए अभी उनको मौका मिला है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। देखिए सृष्टि जी, ये चाहे कुछ भी बोलते रहे, ये हार की बौखलाहट बताती है कि व्यक्ति को रुका नहीं जाता है, तसल्ली नहीं होती है, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। अरे हार तो आपको रहे, अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा पहली बार डिबेट करने आए हैं क्या? राकेश भड़ाना ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा, समय क्योंकि कम है। भड़ाना जी का ऑडियो प्लीज थोड़ा डाउन कर दीजिए। सृष्टि मैडम देखिए, सुनिए, मैं बता देता हूँ। दिल्ली से आपदा का काम तमाम हो गया है। दिल्ली की जनता ने इनको ठिकाने लगा दिया। केजरीवाल जी की जो विश्वसनीयता थी वो पूरी तरह से इनकी खत्म हो चुकी है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आप पार्टी ने जिस तरह से दारू का घोटाला किया, जिस तरह से यमुना की सफाई नहीं करी, जिस तरह से भ्रष्टाचार करके शीश महल बनाया, और जिस तरह से आप पार्टी के जो दारू वाली पार्टी के सरगना केजरीवाल जी ने झूठे वादे किए, मुफ्त के वादे किए, और मुफ्त के वादे करके, झूठे वादे करके पैसे मांगे भाजपा सरकार से।
और मोदी जी की सरकार से। अरे झूठे वादे आप मोदी जी से पूछ के कर रहे हैं क्या, भाजपा से पूछ के कर रहे हैं क्या? उनको पूरा करने के लिए पैसे मांगते हैं भाजपा सरकार से। प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे पैसे नहीं दिए। अरे आपने झूठे वादे हमसे पूछ के करिए थे क्या? इसका जनता ने सबक सिखाया आपको। पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इस डिबेट में आपने भी देखा होगा सृष्टि जी और मैं भी देख रहा हूँ सृष्टि जी, कि कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार आप पार्टी के प्रवक्ता की बातों का जवाब नहीं दे रहे। ये पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपने नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं और वो उनका मूक रह करके, चुप रह करके मूक समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगता है उनके मुंह में दही जम गई। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता को कम से कम दारू वाली पार्टी के आरोपों का जवाब देना चाहिए भैया। आप सोच रहे हैं आप बैठ करके आप पार्टी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके ऊपर वो आरोप लगाए जा रहे हैं और आप कैसे पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किस चीज का डर है आपको? देखिए केजरीवाल जी की हर बात के लिए केजरीवाल जी हरियाणा को दोषी ठहराते थे सृष्टि जी, चाहे वहां पे चाहे कोई भी विषय हो। कंवर जी पर सीधे निशाना साध दिया, तो अब उनसे ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अगर मैडम 2 मिनट 1 मिनट रुकिए मैडम, 1 मिनट रुकिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। केजरीवाल जी ने जिस तरह से अभी कहा हरियाणा वालों ने पानी में जहर मिला दिया दिल्ली के में, ठीक है, उससे पहले उन्होंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हरियाणा जिम्मेदार, कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी होती है तो हरियाणा जिम्मेदार, और हरियाणा में दिल्ली में ज्यादा पानी आ जाता है बाढ़ का तो भी हरियाणा जिम्मेदार। इसलिए हरियाणा के लोगों ने दिल्ली